हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान बुक का 17th चैप्टर, जिसका नेम है हमारे मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप पिछले अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं तथा राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। लोकतंत्र की सफलतापूर्वक कार्यविधि के लिए तथा समाजवाद, साम्यवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा पंथ निरपेक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए हैं और हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और यदि कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार हमारे इन अधिकारों का हनन करती है तो हम इनके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। तो हम अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं पहले। किसी भी देश में नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और उन्नति के लिए अच्छी जीवन दशाओं का होना अति आवश्यक है। हमें मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अपने विकास के लिए समुचित अवसरों की भी जरूरत होती है। अतः सभी देशों के लोगों को कुछ अधिकार मिलने बहुत जरूरी हैं ताकि उनका जीवन सार्थक एवं उपयोगी बन सके। एक सफल लोकतंत्र में अधिकार आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं तथा वे सम्मान तथा अधिकारों में भी समान हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के तृतीय अनुच्छेद में दिए गए अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि वह स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म अपना सकता है, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार है, सभी को शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार है, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को एक संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। समानता का अधिकार की बात करते हैं पहले। हमारे संविधान ने यह व्यवस्था दी है कि भारत में जन्मे सभी नागरिक समान हैं तथा उनके साथ एक समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। संविधान में विशेष रूप से कहा गया है कि कानून के आधार पर सभी नागरिक समान हैं तथा जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कानून किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दे सकता है और इस प्रकार संविधान ने कानून के समक्ष तथा कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के मामले में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। लेकिन समाज के कुछ कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान हैं। शताब्दियों तक हमारा देश जाति व्यवस्था से पीड़ित रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता रहा। उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। कुछ को तो अस्पृश्य माना जाता था। उनको स्पर्श करना समाज में बुरा माना जाता था। उन्हें शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती थी। वे समाज में स्वतंत्र रूप से घुल मिल नहीं सकते थे। उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और इन्हीं सब कारणों से वे शताब्दियों से पिछड़े रह गए और इन लोगों के विकास तथा समाज में उन्हें उचित शिक्षा स्थान प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कुछ पिछड़ी जातियों के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों तथा सरकारी विद्यालयों में आरक्षण का प्रावधान है। अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत बोलते हैं, को भी वैधानिक रूप से अपराध घोषित किया जा चुका है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं के अधिकार आते हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक यानी कि बिना हथियार के जनसभा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति लिखकर या बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार है। चौथा है,
कोई भी व्यक्ति संस्था या संघ बना सकता है। 5वां है, प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी नौकरी या व्यवसाय कर सकता है और इन अधिकारों के अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार सहित प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भी है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के कारण भारत में लोगों को पूर्ण रूपेण धार्मिक स्वतंत्रता है और राज्य के समक्ष सभी धर्म समान है तथा किसी धर्म को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। नागरिक भी अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं और इस अधिकार का उद्देश्य है देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाना। कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार महिलाओं, बच्चों और गरीबों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखता है। हमारा संविधान मनुष्यों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात दास प्रथा पर रोक लगाता है और यह बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। जो बच्चों से काम करवाते हैं उन पर भी रोक है। संविधान यह भी कहता है कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चों को आप फैक्ट्रियों, खदानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में आपको नहीं लगाना चाहिए, की अनुमति नहीं है। बाल श्रम के विरुद्ध कानून भी बनाए गए हैं क्योंकि बच्चे हमारे समाज की पूंजी है और वही हमारे समाज का भविष्य होते हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार होना चाहिए। सरकार ने महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए भी कुछ विशेष कानून बनाए हैं। नाउ 5th आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति तथा परंपराएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा के अपने साहित्य हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी स्वीकृति तथा भाषा पर गर्व करता है और वह अपनी भाषा, संस्कृति तथा परंपराओं को संरक्षित करना चाहता है। हमारे संविधान ने उसे ऐसा करने का अधिकार भी दिया है। नागरिकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसे चलाने का अधिकार भी है। तो आप देख सकते हैं संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं निम्न प्रकार से हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो उन भाषाओं के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। इनमें से पहली है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरा, मणिपुरी, नेपाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, संथाली, कोंकणी, मराठी, मैथिली, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, सिंधी एंड तमिल। तो ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, संविधान से मान्यता प्राप्त है। नाउ 6 पॉइंट हमारा आता है, छठा हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के किसी अधिकार का हनन किया जाता है तो वह न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है और न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को पुनः लागू कराया जा सकता है। संविधान द्वारा न्यायालय को ऐसे आदेश देने की व्यवस्था की गई है जिसमें नागरिकों द्वारा मुकदमा करने पर उनके अधिकारों को पुनः वापस दिलाया जा सके और इसीलिए न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। तो आता है स्टूडेंट्स हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम मौलिक कर्तव्यों से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।